दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने माइंड कूल मास्टरी चैनल पर। ये जितने भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा मिल रही हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो मिल जाएंगी। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं जब इतिहास के क्वेश्चन जब स्टैटिक जीके या कहीं भी जनरल अवेयरनेस में आते हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जब रहेंगे। अगर इतिहास की बात करें, अगर 10 इतिहास के प्रश्न आते हैं तो लगभग 5 जो है आधुनिक भारत के रहेंगे और जो है जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, और 3 प्राचीन इतिहास के रहेंगे जिसको एनिशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, और लगभग 2 मिडवल हिस्ट्री जिसको मध्यकालीन भारत बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। हम लोगों ने कल इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिख धर्म के बारे में, कि जब ये प्रांत जो है लगभग सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, ये बंगाल से, उसके बाद मद्रास में, कर्नाटक में, और यहाँ पे विजयनगर, बहमनी, यहाँ तक लगभग इन्होंने कब्जा कर लिया था। कुछ हिस्से रह गए थे यहाँ पे सिख धर्म के थे, यानी कि पंजाब इलाका ये बाकी रह गया था। यहाँ पे जो है मराठा ये बाकी रह गया था। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मराठा जो है यहाँ पे लगभग इनका कब्जा था। अब इनका जो है इनके निगाह में जो था वो थे महाराष्ट्र, वो जो राज्य, और महाराष्ट्र राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे वहाँ की जो भाषा है जो महाराष्ट्र की वो है मराठी, जो कि मुंबई कहलाती है। मुंबई, पुणे, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। और वहीं से मराठा शब्द से लिया गया है, महाराष्ट्र को मराठे शब्द को लिया गया है। मराठों का उत्कर्ष और मराठा साम्राज्य, शिवाजी एवं आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मराठा कहाँ का है क्षेत्र? तो ये है गुजरात और कर्नाटक के बीच में जो राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, जहां मुंबई शहर है जो कि काफ़ी फेमस है, बॉलीवुड की सिटी कही जाती है। और मुंबई शहर में लगभग अनेकों इंडस्ट्रियाँ, अनेकों औद्योगिक चीज़ें थी अब के समय में। उस समय जो है मराठा और महाराष्ट्र का क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितना डेवलप हुआ, और जब अंग्रेज जो है यहाँ शासन कर रहे थे तब उनका कार्यकाल कैसा था, उससे पहले कैसा था, उनकी नीयत, अंग्रेज़ों की नीयत महाराष्ट्र पर कैसे गई। देखिए, जो मराठों का उत्कर्ष था, शिवाजी महाराज जो थे वो उसके संस्थापक थे। शिवाजी महाराज जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा। 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, ये शिवनेरी देवी महाराष्ट्र में एक मंदिर पड़ता है, वहीं से शिवनेर दुर्ग का नाम आता है। 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और शिवाजी के जो संरक्षक थे और राजनीतिक गुरु, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर संरक्षक पूछा जाता है तो कोंडदेव थे, और राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो कोंडदेव थे। यानी शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे। इनके जो आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात की जाए तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। इन्होंने जो है विवाह किया था साईबाई से। इनका शिवाजी का विवाह, जो पहला विवाह था, साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। ये इनका जो है मोटा मोटा रूपरेखा, जो जीवन परिचय इनका लगभग हो गया। क्या था एक बार? शिवाजी जो है 1627 से 1680 तक इनका कार्यकाल रहा। 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में, यानी शिवनेरी देवी महाराष्ट्र में पड़ता है, उसी देवी के नाम पर जो है इनका नाम हुआ था। इसीलिए शिवनेर दुर्ग और शिवाजी लगभग शिव तीनों में आते हैं। 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक या राजनीतिक गुरु कौन थे? कोदंडदेव थे, और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इन्होंने जो विवाह किया था, पहला विवाह, इन्होंने 7 विवाह किए थे, तो उनका जो पहला विवाह था साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, तो अब जो है ये बड़े हो जाते हैं। अब देखिए 1627 में इनका जन्म हुआ। 27 और 23 जो है, हम 27 और 13 अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो 40 साल हो जाता है। यानी कि 13 साल 1627 में अगर 13 जोड़ा जाए तो 27 3 30 40, 13 साल के बाद में इन्होंने पहली बार मतलब शादी के बाद में प्रारंभिक सैन्य जो है अभियान प्रारंभ कर दिया।
प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? तो वो बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ पहला किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये बीजापुर ये है और मराठा ये महाराष्ट्र ये है और बीजापुर ये है, इसी के बीच में जो है आपस में युद्ध हो रहा था। उसके बाद महाराष्ट्र और बीजापुर के बीच में बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ इन्होंने किया। देखिए ये 1643 की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब जो अंग्रेज आए थे वो 1757 जो प्लासी का युद्ध आया था वहाँ से लगभग सारी उनकी नियम थी। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज के पहले की बातें हैं। तो मराठा जो है बीजापुर के खिलाफ पहला जो है इनका सैन्य अभियान था। आदिल शाह इनके निशाने पर थी। तो 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंह किले के खिलाफ अपना पहला किला सिंहासन जीता। सिंहगढ़ किला जो है जीता था 1643 में। पहला किला उन्होंने कहाँ जीता था? सिंहगढ़ के खिलाफ अपना पहला किला सिंहगढ़ जीता था। और उन्होंने पहला अपना सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया था? तो वो आदिल शाह के खिलाफ पहला जो है बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ पहला सैन्य अभियान किया था। 1643 के बाद में उन्होंने लगभग 12 साल बाद 1654 में 11 साल के बाद में 1654 में 11 साल बाद पुरंदर का किला जीता। इन्होंने 11 साल बाद जो है पुरंदर का किला जीत लिया। ये कहीं ना कहीं ये इनकी लगातार सफलताएं हो रही थी। पहले इन्होंने आदिल शाह के खिलाफ जो है अभियान इनका सैन्य अभियान सफल रहा। उसके बाद इन्होंने पहला किला सिंहगढ़ जीता, दूसरा किला इन्होंने पुरंदर जीता। उसके बाद 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। होता क्या है कि 1659 में धूर्त अफजल खां जो है संधि के बहाने शिवाजी की हत्या करना चाहता था। और ये बातें शिवाजी को पता था कि शिवाजी जानते थे कि दुश्मन आए उससे पहले चौकन्ना रहो। अगर कोई दोस्त आता है तो भी आप अपनी तरीके से चौकन्ना रहो, अगर दुश्मन आता है तो भी चौकन्ने रहो। क्योंकि अगर आप नहीं चौकन्ने रहोगे तो ये राजगद्दी एक ऐसी चीज़ होती है कि हर कोई हड़पना चाहता है, मारना चाहता है, पीटना चाहता है। तो इसलिए शिवाजी जो है प्रखर बुद्धि के थे और बहुत ही तेज तर्रार थे। इसलिए जो है उन्होंने अपने पहले से ही जो है स्टील की चीज़ें पहनी हुई थी और पहले से तैयार थे। और जो वो अफजल खां था वो अपने हाथों में जो है वो लेके आया था एक हाथ में कटार लेके आया था कि वो जो है चाहता था कि इनकी हत्या कर दूं। और तो धूर्त अफजल खां की संधि के बहाने शिवाजी की हत्या करना चाहता था। वो कहता था कि मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ शिवाजी से। और शिवाजी इस बात से जो है जानते थे कि आगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान दोस्त या दुश्मन मिलेगा तो फिर मुझे तैयार रहना है हमेशा। तो धूर्त अफजल खां के संधि के बहाने शिवाजी की हत्या करना चाहता था, परंतु शिवाजी पहले से ही सचेत हो गए थे और उन्होंने 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक और इनको सफलता मिल गई थी अफजल खां की हत्या करने के बाद में। उसके बाद 1663 में क्या होता है? शिवाजी ने शाइस्ता खां की हत्या कर दी जो औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब ने जो है इशारे में भेजा था शाइस्ता खां को। तो शिवाजी ने 1663 में लगभग 1904 साल के बाद में शाइस्ता खां को जो है उन्होंने शाइस्ता खां की हत्या कर दी जो औरंगजेब का मामा था। फिर शिवाजी ने सबसे पहला 1 करोड़ तक की संपत्ति को 1664 ईस्वी में लूट लिया। क्योंकि इनके पास में जो है कुछ धनों का अभाव रहता था, इसलिए शिवाजी ने सूरत के किले को 1664 ईस्वी में लूटा था। जो है विद्वानकार कहते हैं, जो इतिहासकार कहते हैं कि वो समय की जो संपत्ति थी वो 1 करोड़ तक की संपत्ति थी। उसको जो है शिवाजी ने सूरत के किलों को लूटा था। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा धन था। और ये मैं बात उस समय कह रहा हूँ जब 1664 यानी कि तब तक ब्रिटेन अभी नहीं आया था, अंग्रेज अभी नहीं आए थे। तब तक खूब धन इधर से उधर एक राज्य से दूसरे राज्य। मान लीजिए इन्होंने लूटा तो कहाँ गया? ये महाराष्ट्र में गया। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। तो जो गुजरात मतलब एक साइड से मतलब वो भारत का ही धन है। सूरत भी भारत में है और जो है शिवाजी भी भारत के थे और शिवाजी का जन्म भी भारत का था और लेकर के लूट के कहाँ ले गए? भारत में। यानी कि सारा धन केवल स्थानों का चेंज मतलब बदलाव हुआ, बाकी चीज़ें भारत में ही रह गई थी। तो भारत पहले कितना जो है ये लाइनें दर्शाती हैं कि भारत में कितना मतलब सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाती थी, बहुत ही सारा धन संपत्ति था। तो शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में 1 करोड़ तक संपत्ति तक पहली बार लूटा था। उसके बाद पुरंदर की संधि उन्होंने 22 जून 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच की एक संधि हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 22 जून 1665 ईस्वी में महाराजा किसके बीच में? महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में इनकी संधि हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में
जयपुर राजस्थान भवन में कैद किया जाता है। शिवाजी का औरंगजेब ने मई में 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वो जो है किसी बहाने, ऐसा माना जाता है, देखिए इन्होंने मई में कैद किया 1666 में, और जून जुलाई 2 महीने बाद 16 अगस्त 1666 ईस्वी से ये भाग निकल गए। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने ही जैसे अपने ही वेशभूषा दूसरे को पहना दिया और अपना स्वयं बाहर भाग निकले थे 1666 में, 16 अगस्त 1666 में। उसको किसने कैद किया था, क्वेश्चन पूछा था, तो औरंगजेब ने कैद किया था। किस में किया था, जयपुर भवन में शिवाजी को। उसके बाद ये भाग निकले थे। फिर उसके बाद फिर जब वो निकल के आते हैं 1666 में, उसके 4 साल के बाद फिर दूसरी बार शिवाजी ने 1670 में सूरत को एक बार फिर से निशाना बनाया और एक बार फिर से लूटा। दूसरी बार शिवाजी ने 1670 में सूरज को एक बार और लूटा। इतना धन था कि उन्होंने फिर उसी सूरत को दोबारा लूटा। उसके बाद 5 जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में बनारसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। लूटने के बाद 4 साल के बाद 66 से भाग के निकले, 70 में लूटा, फिर 70 के बाद से 4 साल के बाद 5 जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान जो थे श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद वो राजा बन गए। फिर शिवाजी ने अपनी दूसरी शादी किससे की थी, सोयराबाई से की थी। इन्होंने 7 शादियाँ की थी। पहला जो था साईबाई से की थी और जो है दूसरी शादी सोयराबाई से की थी। इन्होंने अपने जीवन काल में 7 विवाह किया था। उसके बाद 2 बार सूरत को लूटा था। उसके बाद इनकी जो है चीज़ें लगभग आप लोगों ने देखा कि किस हिसाब से फुर्तीले थे। एक बार उनको बंद कर दिया औरंगजेब ने, वो फिर भाग निकले थे। उसके बाद शिवाजी ने दूसरी शादी सोयराबाई से करने के बाद इनका जो अंतिम अभियान था वो था कर्नाटक अभियान। ये कहाँ का था, ये एकदम से दक्षिण भारत के साइड में कर्नाटक अभियान, जो जिंजी के किला था उस पर इन्होंने अटैक किया, धावा बोला अंतिम अभियान, और जिंजी का किला इनको जीत में मिली। उसके बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है शिवाजी के प्रशासन के बारे में हम लोग बात करते हैं। शिवाजी का प्रशासन जो है हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। जैसे बहुत पहले जो है मध्यकालीन भारत यानी मुगल जो आए थे, बहमनी वंश, तुगलक वंश, जो ये तुगलक वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश, इब्राहिम, जो ये सल्तनत काल थी, दिल्ली के सल्तनत काल, उसके बाद मुगल, इससे पहले जो था हम लोगों का प्रशासन जो है ये हिंदू सिद्धांतों पर वैदिक सभ्यता से लिया गया था। शिवाजी का प्रशासन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहता है, अष्टप्रधान कहा जाता है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता है और कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस में अष्टप्रधान की व्यवस्था थी, किसके जो है, तो आपके प्रश्न आएंगे मराठा, सिख या अन्य, सिख, ईसाई और जो है मैसूर, तो फिर क्या लगाओगे आप लोग, तो ये मराठा साम्राज्य जो है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये अष्टप्रधान मराठी भाषा में ये जो शब्द है वो 8 लोग थे। 8 लोग जो मतलब जो मुख्य थे उसको मराठी भाषा में कहा जाता था। पहला जो माना जाता था वो पेशवा, जो है पेशवा जो है सबसे प्रमुख जो है पद था। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती थी। जैसे सबसे मुख्य होता था वो था प्रधानमंत्री, सबसे प्रमुख पेशवा। उसके बाद अमात्य था। अमात्य क्या देखता था, ये राजस्व और अर्थमंत्री था। उसके बाद सुमंत क्या थे, ये विदेश मंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विदेश मंत्री यानी कि चीज़ों, बाहर की चीज़ों का, राज्य के बाहर, राज्य की चीज़ों से हट करके कुछ भी होता था तो वो सुमंत देखते थे। क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक बार पूछा गया था क्वेश्चन में, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया कि चिटनीस शिवाजी के प्रशासन से संबंधित है, इनका क्या कार्य था। तो ये चिटनीस किसको बुलाता था, पत्रकार, समाचार यानी सूचना को आना, ले जाना, लाना, अन्य चीज़ों को जो है चिटनीस पत्रकार के रूप में माना जाता था। उसके बाद एक शब्द है सरी-ए नौबत, ये किससे है, ये सेनापति से था। उसके बाद न्यायाधीश, जैसे नाम से ही क्लियर है, न्यायाधीश यानी न्याय विभाग, या ये शिवाजी ही करते थे। ज़्यादातर मुख्य होता था क्योंकि न्याय जो है सबसे पहले शिवाजी के, जो पहले छोटे मोटे होते थे तो ये न्याय विभाग ही देखता था। अगर जैसे मुद्दा काफ़ी गंभीर है तो वो शिवाजी देखते थे, उसका फैसला अंतिम शिवाजी लेते थे, वो न्यायाधीश ही थे। उसके बाद
कहीं ना कहीं न्यायाधीश और पेशवा ये इनके अंदर में था। वो किसके अंदर में था? ये शिवाजी के मतलब देख रेख में रहता था। उसके बाद एक पंडित राव एक जो है पोस्ट बनाई गई थी, एक पद बनाया गया था। उसमें धार्मिक कार्य और मुख्य सलाहकार चीज़ें पंडित राव के हिसाब से होती थी, यानी कि जो धार्मिक कार्य और जो अच्छा हो मराठा साम्राज्य के लिए, उसके लिए मुख्य सलाहकार के रूप में एक पंडित राव एक पद बनाई गई थी। उसके बाद वकायानवीस जो है ये गुप्तचर विभाग या सूचना विभाग था। तो इस प्रकार के इनके 8 पद थे। सबसे प्रमुख जो थे वो प्रधानमंत्री यानी पेशवा का रहता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मराठों के उत्कर्ष के बारे में बात करें, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। शिवाजी जो है 1627 से 1680 में था। 1627 में इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जो था वो माता का नाम था जीजाबाई। उसके बाद इनके संरक्षक या राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इनका विवाह साईबाई से 1640 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पहला प्रारंभिक सैन्य अभियान आदिल शाह के खिलाफ किया बीजापुर में और जीत हासिल की। 1643 में लगातार सिंहखेड़ के किले को जीत लिया। 1654 के ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी, जो कि वो आया था शिवाजी को मारने। उसके बाद 1663 में इनके औरंगजेब के जो मामा थे शाइस्ता खां, उनकी हत्या कर दी गई। फिर शिवाजी ने लगातार सफलताएं प्राप्त कर रहे थे। शिवाजी ने सूरत में जो है 1664 में 1 करोड़ तक की संपत्ति को लूटा। उसके बाद फिर इन्होंने पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह के साथ की। उसके बाद फिर जो है शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था जयपुर भवन में 1666 में। फिर वो 16 अगस्त यानी मई में कैद किया, अगस्त में वो भाग गए। 1666 अपने ही रूप को किसी दूसरे का मतलब वस्त्र पहनाकर वेशभूषा और फिर वो निकल गए। उसके बाद होता क्या है कि जब इन्होंने फिर निकलने के बाद लगभग 4 साल के बाद 1666 से निकलने के बाद सूरत को फिर से दोबारा एक बार और लूटा। उसके बाद 5 जून को रायगढ़ में प्रसिद्ध विद्वान के श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। फिर शिवाजी ने अपनी दूसरी शादी सोयराबाई से की। पहला साहिबाई से, दूसरा सोयराबाई से की। तीसरा भी अंतिम अभियान का कर्नाटक अभियान था जिसमें जिंजी का किला इन्होंने जीता था। उसके बाद फिर 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके अष्ट प्रधान थे जो ये 8 कार्य करते थे। पेशवा जो कि प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख होता था। दूसरा था आमात जो राजस्व और अर्थ मंत्री था, पैसे का लेन देन करता था। तीसरे थे सुमंत जो विदेशी मंत्री यानी राज्य के बाहर के जो कार्य हो रहे हैं वो जो है सुमंत देखता था। फिर चौथा जो है चिटनीस था, ये पत्रकार के रूप में समाचार के रूप में सूचनाओं को आदान प्रदान करता था। उसके बाद सर ए नौबत जो सेनापति का विभाग का कार्य करता था, सैन्य चीज़ों का सर ए नौबत देखता था। उसके बाद न्यायाधीश जो स्वयं जो है शिवाजी मुख्य और गंभीर मुद्दों पर जो है यही अपना न्याय करते थे, वो शिवाजी थे। ये यानी न्यायाधीश न्याय विभाग से था। पंडित राव जो है धार्मिक कार्य मुख्य सलाहकार से संबंधित था। और वकायानवीस जो है गुप्तचर विभाग जो है ये सूचना विभाग से संबंधित था। इस प्रकार शिवाजी का जो है इस प्रकार का कार्यकाल रहा। उसके बाद इसमें जो है शिवाजी का 2 कर जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। एक चौथ कर और एक सरदेशमुखी कर। चौथ कर क्या होता था? ये अप्रत्यक्ष कर था, इनडायरेक्ट था। और सरदेशमुखी ये प्रत्यक्ष कर था। शिवाजी कहते थे कि जैसे जो मेरे राज्य के जो क्षेत्र के बाहर है, जो आसपास के जो राज्य हैं, वो अपने हिस्से का 1/4 मुझे दें। मतलब 4 रुपये कमाई में 1 रुपया मुझे दें, 400 की कमाई में 100 रुपया मुझे दें। तो क्यों दें? क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो आपको हम लूट लेंगे या आपके राज्य पर हम कब्जा करेंगे, या फिर मतलब वहाँ के राजा को बताते थे कि हम आप पर अटैक कर देंगे, आप पर आक्रमण कर देंगे आप सब लोगों के ऊपर, तो आपको देना पड़ेगा। तो वो लोग ये डर करके 4 में से 1/4 हिस्सा देते थे, यानी कि 4 रुपये में 1 रुपया शिवाजी को मिलता था। और दूसरी बात ये भी था कि वो कहते थे शिवाजी कि अगर मेरे क्षेत्र के बाहर 4 में से 1 हिस्सा देते हो तो तुम पर कोई अटैक करता है, आप लोगों पर कोई भी उंगली उठाता है या अटैक करता है तो हम आपकी संरक्षण भी देंगे, सुरक्षा भी करेंगे। यानी सुरक्षा भी करेंगे और नहीं दोगे मतलब दूसरों से सुरक्षा करेंगे, और जो है और अगर नहीं दोगे तो हम तो ना तो सुरक्षा करेंगे, ऊपर से अटैक भी कर देंगे। तो इसलिए चौथ कर वो लोग देते थे। चौथ कर मतलब चौथा हिस्सा देते थे। उसके बाद सरदेशमुखी कर क्या था? ये अपने लोगों के लिए था, जहाँ से वो जिस क्षेत्र में वो थे वहाँ के लोगों के लिए 10 में से यानी 10 रुपये में से 1 हिस्सा आप दीजिए, ताकि जो है न्याय व्यवस्था, न्याय चीज़ें और सब कुछ राजकाज अच्छे से चल सके। प्रत्यक्ष कर था यानी 10 रुपये में से 1 हिस्सा दो मैं। और इसमें क्या कहते थे कि एक तो पहली बात अटैक की कोई बात ही नहीं, क्योंकि अपना ही राज्य है। दूसरी बात ये थी कि हम आपको दूसरे लोगों से बचाएंगे, आपको खाने पीने हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। देखिए इसके बाद में कुछ लोगों ने अपने अपने मत दिए। स्मिथ ने इनको कहा था कि ये डाकू नीति है। स्मिथ ने क्या कहा था? ये जो विदेशी थे इन्होंने कहा था ये डाकू नीति है। उसके बाद
शिवाजी जो है ये गौरिल्ला युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी जब डीप में क्वेश्चन आने लगता है तो पूछता है कि गौरिल्ला युद्ध के जो युद्ध कौन करते थे, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, या बहमनी राज, या कर्नाटक, या मैसूर, तो कौन से थे? तो ये था शिवाजी का। ये शिवाजी का यानी मराठा जो युद्ध था वो गौरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता था। ये गौरिल्ला युद्ध का मतलब जाओ, अटैक करो, और जो मिले मिले नहीं भागो, तुरंत जाओ, फिर छिप जाओ, फिर जाओ, फिर छिप जाओ, ऐसे छिप करके वार करना, इसको गौरिल्ला युद्ध कहा जाता था। ये कहीं ना कहीं इनकी रणनीति भी थी। और उसके बाद शिवाजी की मृत्यु के बाद पुतली बाई यानी पत्नी जो थी, 7 में से एक शिवाजी के साथ सती हो गई थी। शिवाजी की 7 पत्नियां थी, उनमें से शिवाजी मृत्यु जब हो गई थी तो उसके बाद में शिवाजी की जब मृत्यु 1680 में हो गई थी तो उसके बाद पुतली बाई जो है पत्नी के रूप में सती हो गई थी। अब सती प्रथा उस समय भी चल रहा था, क्योंकि ये कब का काल था? ये था 1680 ईस्वी में, जब ये भारत में जब ब्रिटेन आते हैं तो राजा राम मोहन की राय से जो है सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद किया था 1928 में। उसके बाद जौहर प्रथा और सती प्रथा, ये आप जान लीजिए। जैसे जौहर प्रथा अलग होती है, सती प्रथा अलग होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए जौहर प्रथा क्या होता है, यानी युद्ध या अपहरण, यानी किसी जब कोई भी राजा जब युद्ध करने जाता था या अपहरण करने जाता था या हार जाता था, या फिर या तो हार जाता था या मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नियां क्या करती, अपने आप को अग्निकुंड में झोंक देती थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे कोई अन्य पुरुष स्पर्श भी करे, छुए, या मुझे प्रताड़ित करे, या जो है मेरा शोषण करे। इसके लिए जो है वो स्त्रियां जो है अग्निकुंड में अपने आप को झोंक देती थी कि मैं जो है ऐसे जो है गिर करके ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ, कि कोई मैं किसी के निशाय स्त्रियाँ जो थी वो जौहर प्रथा के नाते अपने आप कूद जाती थी। क्यों? ये अपने आप कूद जाती थी क्योंकि वो जानते थे मेरे पति नहीं रह गए या मेरा अपहरण हुआ है तो मुझे कोई अन्य ना स्पर्श करे, इसकी वजह से वो अग्निकुंड में कूद जाती थी। इसको जौहर प्रथा करती थी। उसके बाद सती प्रथा क्या है कि पति की मृत्यु के बाद जो है अपने या ज़बरदस्ती पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। यानी कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती थी कि पति के मरने के बाद स्वतः ही चली जाती थी, वहाँ पे चिता पे बैठकर जल जाती थी जिंदे, या फिर अगर ऐसा नहीं होता था तो लोग जो है ज़बरदस्ती उठा के उसी पे लिटा देते थे कि आपके पति की मृत्यु हो गई, अब आप भी जो है इसी के साथ इनको जला दिया जाता था। तो सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं जिंदा स्त्रियां इसमें दोनों में जलती थी। बस ये था कि जौहर प्रथा में अपने इज्जत, अपने जो है सम्मान के लिए और किसी का दास न बनने के लिए कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करे, इसलिए वो अपने आप के प्राण को अग्निकुंड में ज़बरदस्ती झोंक देती थी। और जो सती प्रथा में जो है पति, ये जो है लोगों के साथ बिठा दिया जाता था कि आप भी चलो, आपके पति मर गए हैं। ये सती प्रथा था। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने बंद कर दिया था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। किसी की मृत्यु इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, इतनी जो है कठिन नहीं होनी चाहिए कि मरने के बाद किसी को ज़बरदस्ती जिंदा जला दिया जाए। मर जाए तो कोई जला दो तो सही समझ में आता है, उसके बाद जो है बिना मरे जो है किसी को जिंदा जलाओ, एक उंगली जल जाती है तो इतना दर्द होता है, और किसी को जो है उस पर बिठा दिया जाएगा चिता पे और जिंदा जला दिया जाएगा, कितना दुख दर्द होता है। उसके बाद 40 के बाद में अब शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके 2 पुत्र थे, एक राजा राम और एक संभाजी। तो जो है संभाजी ये पहले उत्तराधिकारी बने 1680 से 1689 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया? पहला कार्य क्या था? रायगढ़ प्रारंभिक जो है राजधानी इन्होंने बनाई थी। ये हिंदी के और संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार चुना। ठीक है, संभाजी ने 1680-1689 तक ये उत्तराधिकारी के रूप में थे। और संभाजी जो है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका कार्यकाल कितना था? 1680 से 1689 तक। रायगढ़ प्रारंभिक राजधानी इन्होंने बनाई थी। हिंदी के और संस्कृत के प्रखंड विद्वान को कवि कलश को अपना सलाहकार चुना। उसके बाद हुआ क्या कि औरंगजेब के पुत्र जो विद्रोही पुत्र अकबर थे, यानी औरंगजेब के भी एक पुत्र थे अकबर द्वितीय। कौन अकबर? जो पहले अकबर थे वो नहीं, उसके बाद दूसरे अकबर, ये अकबर द्वितीय थे। उन्होंने औरंगजेब का जो पुत्र था उसका अकबर नाम द्वितीय रखा था। उसने उसको जो है संभाजी ने शरण दे दिया था। वो आया था, वो औरंगजेब से भी परेशान था तो इस संभाजी के पास आया था और संभाजी ने उसको शरण दे दिया था। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी। बताइए, ऐसे ही एक घटना आप इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े होंगे। तो ऐसे ही सिख धर्म थे, सिख धर्म के पास जो है जहांगीर का पुत्र आता है खुसरो, वो आता है कि हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। और जब जहांगीर को पता चलती है तो जहांगीर जो है
जो है सिख धर्म की गुरु जो अर्जुन देव थे उनकी जो है हत्या करवा देता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए मुगलों के उल्टा सीधा नीति है कि बताए पुत्र आ रहा है कोई शरण लेने, तो जो है ऐसे ही जो है इससे पहले जो है सिख धर्म में जब सिख धर्म में जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। उनका पुत्र खुसरो गया था आशीर्वाद लेने, तो अपने पुत्र को नहीं मार करके जो है गुरु अर्जुन देव को मरवा डाला। ऐसे ही जो है इसमें मराठा में आप पढ़ेंगे तो इनका औरंगजेब का पुत्र जो अकबर है वो संभाजी से शरण लेने गया था, तो अब इनको ज़्यादा दिक्कत थी औरंगजेब को, तो अपने पुत्र को मारते, पर अपने पुत्र को न मार करके किसको मार दिए, संभाजी को मार दिए। ये इतने दुष्ट थे। उसके बाद 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी। फिर संभाजी के पुत्र का क्या नाम था, साहू, जो कितने साल के थे, 7 साल के थे। अब ये 7 साल के थे, तो अब 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है और राजगद्दी थोड़ी संभाल पाएगा। तो इस हिसाब से जब 1689 में संभाजी के पुत्र का नाम साहू जी यही चल कर के छत्रपति साहू जी महाराज बनते हैं, जो 7 साल के थे। तो अब उसके बाद जो है जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद राजा राम आते हैं 1689, यानी कि 1689 में इस बार मतलब ये मार दिए गए औरंगजेब द्वारा। फिर 1689 में तुरंत वहाँ से लेकर 1700 ईस्वी तक जो है इस पर कब्जा किसने किया था, इन्होंने राजा राम ने। इन्होंने दूसरी राजधानी क्या बनाई, सतारा। और इन्होंने क्या बनाई थी, रायगढ़ प्रारंभिक पहले राजधानी बनाई, और इन्होंने दूसरी राजधानी सतारा बनाई। सतारा कहाँ, महाराष्ट्र में। फिर राजा राम की 1700 में मृत्यु हो गई। अब फिर जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा पत्नी ताराबाई, यानी कि राजा राम की जो पत्नी थी उनका नाम था ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। अब ये देखिए संभाजी का 7 साल का लड़का था, इन्होंने नहीं बनवाया, परंतु राजा राम का जो 4 साल का लड़का था उसके जो पुत्र शिवाजी जो द्वितीय थे, जो दूसरे शिवाजी थे, को राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। इन्होंने क्या किया, राजा राम के मरने के बाद इनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के बेटे को कहा, शिवाजी द्वितीय का, कि ये राजा है और जो है मैं इसकी संरक्षिका हूँ और हम दोनों लोग मिलकर राज करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब साहू वापस आता है, यानी जो ये साहू जी महाराज जब 7 साल के थे और बड़े हुए तो ये वापस आए। फिर वो वापस आकर के क्या करेंगे, वापस आता है तब ताराबाई से युद्ध करता है, यानी कि इनसे ताराबाई से युद्ध करता है, जो ये संरक्षिका बनी थी। ताराबाई जो है 1707 में खेड़ा का युद्ध, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1707 में खेड़ा का युद्ध जो है यहाँ होता है किसके किसके बीच में, साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच में। फिर ताराबाई जो है जिसमें साहू विजयी हो जाता है, साहू जी महाराज विजयी होता है और ताराबाई हार जाती है। साहू ने खेड़ा के युद्ध के बाद यानी 1707 से 1749 तक इनका साहू जी का कार्यकाल रहा। राजा के रूप में शासन करते रहे छत्रपति साहू जी महाराज। आप लोग मुंबई में जाते होंगे महाराष्ट्र में तो नाम इनका पड़ता है छत्रपति साहू जी महाराज। इनके नाम से रेलवे स्टेशन का नाम भी है छत्रपति साहू जी टर्मिनल। ट्रेन भी चलती है इन्हीं के नाम से, छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल, CCSTM। उसके बाद 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। क्या क्या साहू जी महाराज ने 1713 में एक पद का जो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद फिर से बनाया। इससे पहले किसने बनाया था, पहली बार जो उन्होंने पेशवा का पद बनाया था वो शिवाजी ने बनाया था, वो प्रधानमंत्री का पद था, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पेशवा प्रधानमंत्री जो सबसे प्रमुख था वो बीच में विलीन हो गया था। फिर इसके बाद 1713 में एक बार फिर से पुनः साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को क्या किया, पेशवा बनाया और कहा कि अब आधा से ज़्यादा जो कार्यकाल रहेगा वो आप करेंगे, यानी कि जो है प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद 1713 में जब साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, उसके बाद का कार्यकाल अब पढ़े। मराठा का जो शासन था वो 2 भागों में अब बढ़ गया था, यानी पेशवा के आने के बाद। सतारा महाराष्ट्र जो राजा राम ने सतारा बनाया था, और दूसरा था कोल्हापुर, वो शिवाजी द्वितीय जो 4 वर्ष के थे उनको बना गया था। उनकी माता श्री ताराबाई से ये साहू जी महाराज का युद्ध होता है जिसमें ताराबाई हार जाती हैं। फिर शिवाजी द्वितीय जो है छोटा मोटा करके अपना कोल्हापुर बनाए, और साहू जी जो है सतारा महाराष्ट्र में अलग अलग दोनों पद हो गए। महाराष्ट्र जो है 2 भागों में, मराठा जो है 2 भागों में बट गया। 1750 में संगोला की संधि होती है जिसमें पेशवा का कार्य शुरू होता है। 1750 में एक संधि होती है, कौन सी संधि, संगोला की संधि होती है, दोनों चीज़ों को एक में मिला दिया जाता है। उसके बाद संगोला संधि में पेशवा का कार्य शुरू होता है। अब यहाँ से क्या होता है, ज़्यादातर पेशवाई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं पेशवा से। पेशवा क्या था, एक पद था, किसने बनाया था, सबसे पहले शिवाजी ने। उसके बाद
पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जो है ये पहले पेशवा थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था 1713 से 1720 की ईस्वी में जो है 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल रहा। ये द्वितीय संस्थापक रहे, किसके? पेशवा के द्वितीय संस्थापक रहे। और मराठों का बढ़ाने का क्रम यहीं से अब स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। मराठों का जो कार्यकाल, मराठा का जो बढ़ाने का काम है, कहाँ से शुरू होता है? वो जो है द्वितीय संस्थापक पेशवा यानी बालाजी विश्वनाथ से पूछा जाता है। पेशवा का जो पहले देखो पेशवा क्या थे, जब शिवाजी ने बनाया था, उसके बाद जो है द्वितीय संस्थापक होते बालाजी विश्वनाथ। ये मराठों को बढ़ाने का काम शुरू यहाँ से अब कर दिया। एक बार फिर मराठा देखिए बीच में लड़खड़ा सी गई थी, आपस में झगड़ा होने लगा था, दो भाग। फिर उसके बाद हटा करके पेशवा का पद के लिए होने लगा। बालाजी विश्वनाथ 1713 1720 में द्वितीय संस्थापक थे मराठों को बढ़ाने का काम। उसके बाद 1713 में पेशवा का पद मिला था, 1713 में, सही बात है। फिर 6 साल बाद 1719 में एक संधि होती है, दिल्ली की संधि, जिसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1719 दिल्ली की संधि, जिसको मराठा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसके, मराठों का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? दिल्ली की संधि को। उसके बाद 1720 में जो है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पेशवा का पहला जो थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। उसके बाद दूसरे बार कौन थे? बाजीराव प्रथम। ये 1720 से 1740 साल में इनका था, यानी 1720 से 1740 में हैदराबाद के निजाम गुजरात यानी मालवा पुर्तगाल से संघर्ष करके राज्य का विस्तार करते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। इन्होंने फिर थोड़ा इन्होंने खूब विस्तार किया, हैदराबाद के निजाम को जीत लिया, गुजरात को जीता, मालवा का जीता और पुर्तगाल को जीता। से संघर्ष करके जो है राज्य का विस्तार करते हैं। फिर बाजीराव प्रथम का मतलब पूरा जो है बोलबाला इस समय, अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ से पूरा एकदम से जो मराठा था, ये भारत का मैप है, यहाँ तक इनका पूरा कार्यकाल हो गया था और इन्होंने पूरा लगभग कब्जा कर लिया था। यहाँ पे कर्नाटक के हैदराबाद वगैरह जो है ना, हैदराबाद, यहाँ गुजरात, मालवा, पुर्तगाल, ये सब पूरा राज्य का लगभग इन्होंने यहाँ तक का विस्तार कर लिया था। इन्होंने काफ़ी विस्तार किया था। फिर होता क्या है कि बालाजी राव प्रथम बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश के पास में पड़ता है, बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड में छत्रसाल को सहयोग देने जाते हैं। ठीक है, छत्रसाल जो है एक व्यक्ति ने जो है उनसे सहयोग मांगा था, तो ये जो है बुंदेलखंड में ये जाते हैं। वहीं पर इनकी भेंट एक मस्तानी नामक महिला से होती है, जो मुस्लिम डांसर यानी नृत्यांगना थी। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, तो ये यही बाजीराव प्रथम ही थे। इन्हीं और मस्तानी के बीच का जो प्रेम है वही इसमें दिखाया है। पूरी तरीके से तो पूरी नहीं सही है, पर हाँ कुछ चीज़ें इसमें से सही हैं। वहीं पे फिल्म था, अगर कभी देखना, बाजीराव मस्तानी जो अभी आई है वो बाजीराव प्रथम ही थे और वो बुंदेलखंड छत्रसाल को सहयोग देने जाते हैं। वहीं उनकी भेंट मुस्लिम डांसर यानी नृत्यांगना मस्तानी नामक महिला से हो जाती है और उसके साथ संबंध इनका अच्छे से बन जाता है, अच्छे से हो जाता है। उसके बाद 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद बालाजी बाजीराव, यानी कि यहाँ इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से लेंगे बालाजी, यहाँ से लेंगे बाजीराव, तो दोनों को मिला के हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। यहाँ से बालाजी बाजीराव हम लोग तैयार करेंगे, बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र हैं, यानी इन्हीं के पिता जो मस्तानी के नामक डांसर जो थे नृत्यांगना से इनका प्रेम का वर्णन है, ये फिल्मों में भी दिखाया गया है। तो इन्हीं के एक पुत्र हुए थे, उनका नाम था बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र हैं। बाजीराव जो प्रथम थे इन्हीं के ये पुत्र हैं। कौन थे? बालाजी बाजीराव। इनका कार्यकाल 1740 से 1761 में। इनका देखिए 21 साल का कार्यकाल रहा, पर इन्होंने किया क्या है देखिए। इनका वास्तविक नाम था नानाशाह। इनका वास्तविक नाम क्या था? नानाशाह। इन्होंने सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया। अभी तक अगर पूछा जाए पेशवा में तो सबसे अधिक किसने किया था, तो ये बालाजी बाजीराव ने अधिक साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद होता क्या है, अहमद शाह अब्दाली 1761 में वापस आता है और पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू होता है, जिसमें 1761 में मराठों की हार हुई थी। हम आपको बताए थे कि जब कल हम पढ़ाए थे इससे पहले जो लेक्चर में, कि ये देखिए ये मराठा थे और यहाँ अब्दुल शाह, इन्हीं के बीच में युद्ध होता है और यहीं कहीं ना कहीं सिख धर्म भी यहीं भी उभरने का मौका मिलता है। कल हम पढ़ाए थे, तो यही चीज़ है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके विरोध में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में
युद्ध हुआ था, उस समय बालाजी बाजीराव थे। 1761 ईस्वी में बाला वापस आए और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें 1761 ईस्वी में मराठों की हार हुई। देखिए 21 साल के बीच में बालाजी बाजीराव ने बहुत ही चीज़ों को जीता था, अपना साम्राज्य फैला दिया था, पर अब्दाली ने 1761 में जीत लिया। इस हार को सहन न कर पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु ये सोच सोच करके उनको चिंता हो गई थी, और इसी वजह से बालाजी बाजीराव की जो है मृत्यु हो गई थी। फिर कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो 1761 ईस्वी में। फिर इनके पुत्र कौन थे? माधवराज। ये 1761 से 72 यानी 1772 यानी कि कितना जो है 11 साल, इन्होंने 11 साल तक राज्य किया, और पुनः मराठा शक्ति फिर से बनाई, जो टूट गई थी फिर से जो है इसको बनाई। फिर 1772 में मुगल शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। कौन? जो है माधवराज की सहायता से जो है शाह आलम द्वितीय फिर से बैठ जाते हैं मराठों की सहायता से। फिर अब इसमें से उसके बाद कई मराठा आते गए और माधवराज के बाद में उसके बाद में अंतिम जो पेशवा थे, अंतिम पेशवा कौन थे? तो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। ये 1818 में कार्यकाल इनका समाप्त हुआ, और इसी के बाद में ये मराठा जो है जो उत्कर्ष था वो जो है उसका पतन हो गया, जो उत्कर्ष पे था वो पतन हो गया। अब हम ऐसा कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध कितने मराठा हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए थे? 3 हुए थे। कौन कौन थे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 यानी कि 7 साल चले। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में। उसके बाद तृतीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। ये कैसे याद होगा? देखिए 1775 से 1742 यानी 7 साल इनकी लड़ाई हुई। 1803 से 1805 में जो है 2 साल फिर यहाँ अंग्रेज जो है लड़ाई किए। उसके बाद 1817 से 1819 यानी 2 साल, और ये सबसे ज़्यादा ये 7 साल। पहला वाला 7 साल चला था युद्ध, अगर हम बात करें तो 75 से ये 7 साल चला था। उसके बाद ये जो है 2 साल चला था 1803 से, यानी कि जो है 2 साल चला था। उसके बाद फिर ये भी जो है 2 साल चला था 1817। उसके बाद बीच में कैसे याद है? तो 82 जो है 82 के बाद 1803, फिर 1805 के बाद में 1817, यानी कि इसमें जो है 5 से 12 में 12 साल का इसमें गैप था। दूसरे और तीसरे युद्ध के बीच में 12 साल का गैप था, और इसमें जो है 21 साल का गैप था, क्योंकि 82 में अगर 21 जोड़ते हैं तो फिर जो है 1803 आता है। यानी कि 1785 से 7 साल तक युद्ध लड़ा तो 1782 हुआ। फिर 82 के बाद में 21 साल आप छोड़ दीजिए, 21 साल और मतलब छोड़ना क्या है, यानी कि जोड़ना है, तो जोड़ दोगे 1882 में तो 21 साल जोड़ोगे तो 1803 आएगा। फिर 1803 से फिर 2 साल के लिए लड़ा 1805, फिर अब की बार 12, यानी 2 1 करना था तो अब की बार 1 और 2 कर दो। फिर 1803 से 1805 2 साल हो ही गया, करने के बाद उसमें फिर 12 जोड़ देते हैं तो 12 साल यानी 1817 से 1819, यानी ये 3 युद्ध हुए। युद्ध में होता क्या है? देखो अंग्रेज की एक नीति थी, चाहे वो मराठा से लड़ रहे हो, चाहे सिख से लड़ रहे हो, या कहीं भी किसी भी प्रांत में, बंगाल प्रांत में या कहीं प्रांत में, वो हम लोगों को तोड़ते थे। वो देखो कैसे नीति करते थे, अंग्रेज जो है नीति करते थे, पहले लोगों को तोड़ते थे, अगर वहाँ से काम नहीं बना तो पहले लड़ते थे। जब लड़ते थे जान जाते कि हम नहीं जीत पाएंगे, तब संधि कर लेते थे, और जब संधि कर लेते थे, संधि करते करते अंदर ही अंदर चालते थे, अंदर ही अंदर खूब फूट करते थे, और जब वो जीत जाते थे, मतलब जब जानते थे कि अब कमज़ोर हो गया है, जैसे चाहे बंगाल की बात करें, मद्रास की बात करें, कर्नाटक की बात करें या कहीं भी, तो पहले तो संधि के नाम पे आते थे। सबसे पहले वो अटैक करते थे, जानते थे कि अब नहीं कुछ काम हो पाएगा तो संधि करते थे, कि जब नहीं जीत पाएंगे तो संधि करते थे। अगर संधि ना करते, हमारे यहाँ भारतीय राजा अगर एक भी संधि ना करते तो अंग्रेजों का उसी समय जो है कार्यकाल खत्म हो जाता है। पर वो संधि की वजह से जो है उनको संरक्षण मिल जाता था, और वो अंदर ही अंदर लोगों को तोड़ते थे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे जो है अटैक करते थे। और इसी वजह से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कहीं ना कहीं अंग्रेज हल्के पड़ रहे थे, और जो है मराठा जो है भारी पड़ रहे थे। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि संधि कर लिया जाए। तो अंग्रेज और मराठा के बीच में जो पहली जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की 3 संधियाँ हुई। एक सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, सालाबाई की संधि 1782 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पुरंदर की संधि।
पुरंदर की संधि, ये वाली संधि वो वाली नहीं संधि जो आप पुरंदर की संधि से पहले पढ़े थे। इससे पहले जो पुरंदर की आप संधि पढ़े थे, जो हम आपको बताए थे कि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुए, वो तो अपने भारत के लोगों के बीच में, भारत के ही लोगों के बीच में था। पर ये पुरंदर की संधि भारत और अंग्रेज के बीच में थी, ठीक है। तो वहाँ पे उसको मत कीजिएगा। वो पुरंदर की संधि जो 22 जून 1665 में हुई थी, वो बात अलग है, वो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ये पुरंदर की संधि भारत और जो अंग्रेज आए थे अटैक करने, अपने देश में गुलाम मतलब गुलाम बनाने हम लोगों को आए थे, हम लोगों का धन लूटने आए थे, ये हम वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ध्यान आप में रखिएगा। पुरंदर की संधि 1776 में पूछी जाती है। उसके बाद एक सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 3 संधियाँ थी, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। 1775, 1776, 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, सालबाई की संधि 1782। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब देखते हैं अंग्रेज कि अब ये जो है अब की बार हमारा जो है दाल नहीं गल पाएगा, हम हार जाएंगे, तब ये संधि करने के बाद फिर कुछ दिन बाद 1782 तक कार्यकाल ऐसे शांत बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर लगभग 20 साल बाद, 20 से 21 साल बाद में उन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा यानी दूसरी बार अंग्रेजों ने फिर से मराठा से कहा कि आइए अब हो ही जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। वो जान गए थे कि थोड़ा मराठा ये सब, इस समय मराठा थोड़ा टूट सा गया था, तो फिर भी टूटा, फिर भी लड़ा, और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने फिर जाना कि अब की बार फिर काम नहीं होगा मेरा। फिर उसके बाद उन्होंने संधि कर ली, बेसिन की संधि, यानी कुछ प्रांतों पे, यानी बेसिन की संधि और देवगांव की संधि, जिसमें बेसिन की संधि कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है। बेसिन की संधि किससे संबंधित है, तो अंग्रेजों और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध में जो है कहीं ना कहीं बेसिन की संधि हुई थी। और यहाँ पे कुछ जो है पकड़ 50% पकड़ जो है अंग्रेज बना लेते हैं जो है अपने भारत पर, यानी मराठों के ऊपर ये पकड़ बना लेते हैं, बेसिन की संधि और देवगांव की संधि। उसके बाद तीसरा जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वो नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूर्णा की संधि, मंदसौर की संधि। इसके बाद भी जो अंग्रेज क्या किए कि ये चारों संधियाँ करते हैं, कहाँ, मराठा से। नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में। देखिए संधि में होता क्या है, कुछ बात अंग्रेज मनवाते थे और कुछ बात मराठा मनवाते थे। पर देखिए आप यहाँ तो ये उचित पड़ता है कि अगर मराठा मनवाए तो इस समझ में आता है कि भारत के थे, आप बाहर के आए हो तो आप मेरी कहना मानोगे। परंतु जो अंग्रेज जो है कहते थे कि मेरे भी कहना मानो, ये कहीं ना कहीं मराठा की हार थी, या मराठा की नहीं पूरे भारत की हार थी। कि बताइए बाहर के लोग आए, वो अब अभी आपके घर में कोई ये कहने आए कि आप उसको मतलब वो आपको एक रोटी दे, उस मतलब एक संदेह हो कि आप हमारे घर रहेंगे, आपको हमें एक रोटी देंगे, समझ में आता है। पर वो कहे कि आपको भी एक रोटी देना होगा, मतलब हमारे घर में ही आकर के हम ही से रोटी मांगो, हमें हमारा ही अनिष्ट करो, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही हार होगी। तो ऐसे ही भारत के लोगों के लिए वो संधि करते थे, तो उसमें कहते थे कि कुछ मेरा कहना मानो, हम कुछ आपका कहना मानी। तो एक नागपुर की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1816 में। उसके बाद ग्वालियर की संधि 1817 में, फिर पूना की संधि 1817 में, फिर मंडोर की संधि 1818 में। फिर कुछ वंश जो है संबंधित है किससे, जो है जैसे भोसले वंश नागपुर से, गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात से, होलकर इंदौर से, सिंधिया उज्जैन या ग्वालियर से। अब एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। हमने जैसे शिवाजी के बारे में सारा कुछ रिकॉल किया था कि शिवाजी की मृत्यु जब हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। उसके बाद 1723 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं। मराठा का साम्राज्य 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से भागों में, एक सतारा महाराष्ट्र में और एक कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय, ठीक है। ये शिवाजी द्वितीय वही थे जो 4 साल के थे। इनकी माता जी जो है साहूजी महाराज से, ताराबाई जो थी इनकी शिवाजी द्वितीय की माता ताराबाई से जो है छत्रपति साहूजी महाराज का युद्ध होता है, जिसमें ताराबाई हार जाती हैं, छत्रपति साहूजी महाराज जीत जाते हैं। वो किसके पुत्र थे, जो थे साहूजी महाराज, वो संभाजी के पुत्र थे। सतारा महाराष्ट्र के साहूजी थे और कोल्हापुर के शिवाजी द्वितीय। तो बढ़ जाती है। उसके बाद 1785 में इनमें जो है संधि होती है, संगोला की संधि। पेशवा का कार्य यहीं से फिर शुरू हो जाता है। पहला पेशवा कौन थे, पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके द्वितीय संस्थापक थे। पहली बार जो है शिवाजी जो है संस्थापना किए थे, दूसरी बार जो है बालाजी विश्वनाथ ने किया था। इन्होंने मराठों को बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद इनके 3 चीज़ें घटनाएं याद करना है। 1713 में पेशवा का पद प्राप्त हुआ। फिर 6 साल बाद 1719 में एक संधि हुई, जिसके दिल्ली की संधि या मराठों का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। फिर उसके बाद 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1720 ईस्वी में इनकी बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र
बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक थे। ये हैदराबाद, जब बालाजी प्रथम ने क्या किया, हैदराबाद के निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल, जैसे मैंने बताया था, ये सब पूरा जो काका था से संघर्ष करके राज्य का विस्तार कर दिया। उसके बाद बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड में छत्रसाल को सहयोग देने जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? छत्रसाल को सहयोग देने बुंदेलखंड में, क्योंकि वहाँ के लोग प्रताड़ित हो गए थे, बुंदेलखंड के लोग। वहीं पर उनकी भेंट एक मुस्लिम डांसर यानी रंगना मस्तानी नामक महिला से हुआ था। इसी एक फिल्म बनी है बाजीराव मस्तानी। ये फिल्म देखिएगा, इसमें जो है उसमें से काफ़ी चीज़ों को दिखाया गया है। कुछ चीज़ें पूरी तो नहीं सही कही जा सकती, पर कुछ चीज़ें उसमें से सही हैं। बाजीराव मस्तानी, बाजीराव प्रथम का प्रेम मस्तानी नामक महिला से हुआ था। वो कहाँ थी? एक डांसर थी। उसके बाद उनके साथ संबंध हुआ था। उसके बाद 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1740 में। बाजीराव प्रथम के पुत्र का एक इनके पुत्र हुआ। पुत्र का क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। इसका वास्तविक जो नाम था नाना साहब था। ये बालाजी प्रथम के पुत्र थे। कौन? हाँ, बाजीराव प्रथम के पुत्र कौन थे? बालाजी बाजीराव। ये 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक इनका कार्य रहा। इनका वास्तविक नाम क्या था? ये था नाना साहब। इन्होंने सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने सबसे अधिक जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। और क्योंकि इससे पहले जो थे, इससे पहले इनके पिता बाजीराव प्रथम ने उतना इतने राज्यों में जीता था, पर इन्होंने खूब ज़्यादा जो है खूब विस्तार कर लिया था। बालाजी विश्वनाथ तो केवल बढ़ाने का काम किए, बाजीराव प्रथम उसको थोड़ा और बढ़ाए, और सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? बालाजी बाजीराव ने काफ़ी विस्तार किया था। उसके बाद होता क्या है, जब आप खूब शिखर पे हो, खूब अच्छे से जीत रहे हो, अहमद शाह अब्दाली जो था वो 1761 में वापस आया था, और पानीपत का तृतीय युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया। और जब तृतीय युद्ध जो है पूछा जाता है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में था? तो वो किसके किसके बीच में था? तो वो 1700 पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में था, जिसमें बालाजी बाजीराव भी, अगर ऑप्शन में मराठा नहीं आया तो बालाजी बाजीराव होंगे, तो वो जरूर थे। तो दोनों के बीच में खूब अच्छे भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें 1761 में मराठों की हार हो गई थी, और यहीं पे जो है अहमद शाह अब्दाली ने कब्जा कर लिया था 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद। इस हार को सहन न कर पाने के कारण, जैसे ये हार थी, ये कहीं ना कहीं इनकी हार भी थी, और ये अंदर से टूट गए थे, और इसी टूटने और घुटने की वजह से, इस हार को सहन न कर पाने की वजह से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके पुत्र एक थे माधवराज। 1761 से 72 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने तक राज्य किया। इन्होंने पूरा पुनः फिर से मराठा शक्ति बनाई। पर देखिए, आप एक बात देखिए कि जब बार बार बन रहे हैं, फिर बार बार टूट रहे हैं, बार बार लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला गया, और मराठा कमज़ोर होता गया। इसका फ़ायदा किसको मिला? अंग्रेज़ों को फ़ायदा मिला। यानी लड़े कौन? मराठा और मतलब मुस्लिम, और फ़ायदा किसको हुआ? अंग्रेज़ को हुआ। ऐसे ही सिख धर्म में क्या हुआ कि कुछ हद तक सिख धर्म और इनके बीच में दिल्ली सल्तनत काल के जो है फारूक शियार, ये जो जितने भी लोग थे, इनके बीच में युद्ध था। मतलब मुगलों के बीच में और सिखों के बीच में थोड़ा युद्ध हुआ, यानी मुस्लिम और सिख लड़े, फ़ायदा अंग्रेज़ों का हुआ। अंग्रेज भी जानते थे कि कहाँ से किस धर्म को किससे किससे टारगेट लेकर के अपना काम निकाल लेना है। वो ये नहीं फंसे थे कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। उनका तो केवल ये था कि मैं किसी तरह राज करूँ, और उन्होंने इसी का फ़ायदा किया। अगर भारत के लोग हमारे नहीं लड़ते तो हमारा भारत कभी भी जो है गुलाम नहीं होता, और हम लोग आपस में लड़ते रह गए। कभी मराठा, कभी जो है बंगाल के लोग, कभी कर्नाटक के लोग, टीपू सुल्तान, कभी मैसूर, कभी ऐसे प्रकार के बहमनी राज के लिए अपने में लड़ते गए, और उसका फ़ायदा अंग्रेज थे। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि अंग्रेज आए, अंग्रेज मुट्ठी भर थे। हम लोग 100 थे तो वो 5 थे, फिर भी वो 5-6 जीत गए और हम 100 हार गए। क्यों? क्योंकि 5-6 जो है उन्होंने देखा कि ये जो 100 हैं, इनके 50 टुकड़े कर दो तो 2-2 बचेंगे, हम 5 हैं तो हर 2 पे जीतते चले जाएंगे। तो 5 और 2 को मिला लेंगे 7, 7 को 2, 9, ऐसे करते करते थोड़े थोड़े राज्य को जीतते गए। वहाँ के लोगों को अपना बनाते गए, और उनको रोजगार और तमाम प्रकार के प्रलोभन देते और पूरे भारत पर कब्जा कर लिए थे। तो फिर माधवराज पुनः मराठा शक्ति इन्होंने बनाई थी। 1772 में मुगल शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया मराठों की सहायता से। फिर अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। 1818 में कार्यकाल समाप्त हुआ, और इसी के साथ साथ मराठा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। अब और उसके बाद किसका कब्जा हो गया? उसके बाद जो कब्जा हुआ वो किसका हुआ? वो अंग्रेजों का हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं, जब जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 के बाद, उसके बाद जो है अंग्रेजों की जो है
यहीं से लगभग यहीं से बाजीराव द्वितीय के बाद में 1818 में जब तृतीय युद्ध हो जाता है, तृतीय जो है मतलब मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में जब युद्ध होता है तो अंग्रेज़ जीत जाते हैं और यहीं से मराठा समाप्त हो जाता है और अंग्रेज़ वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो लगभग सब प्रांतों में अंग्रेज़ जो है कब्जा कर चुके थे। अब हम बात करते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध कौन कौन हुए, तो 3 हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 7 साल तक चला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 साल यानी 2 वर्ष का चला। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 2 साल के थे। ये सोचो मुट्ठी भर के थे और 7 साल के तक युद्ध करते रह गए। फिर बाद में 2 साल, फिर 2 साल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि 1775 में हुई थी। दूसरी जो है प्रथम आंग्ल मराठा के अंतर्गत पुरंदर की संधि दूसरी हुई थी 1776 ईस्वी में। उसके बाद सालभाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बीसिंग की संधि 1802 में और देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नागपुर की संधि हुई थी 1816 में। ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में और पूना की संधि हुई थी 1817 में और फिर मंदसौर की संधि 1818 में। अब हम लोग ऐसे याद करेंगे, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, सालभाई की संधि 1782, 75, 76, 82 यानी कि 82 के बाद कार्यकाल हो गया। अब यहाँ से 20 साल, यहाँ से जो है 20 साल के बाद में दूसरा बार युद्ध हुआ बीसिंग की संधि, देवगांव की संधि 1802 और 1803 में। फिर उसके बाद यहाँ से 1803 के बाद में 1805 के बाद में जो है फिर 1817 यानी कि बीच में कितने साल का गैप है, तो ये 12 साल का गैप था। 12 साल के बाद में फिर जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। बेसिंग की संधि इंपॉर्टेंट है, 1802 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में। फिर 12 साल बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नागपुर की संधि 1816 में। 1817 में ग्वालियर की संधि, 1817 में फिर पूना की संधि, 1818 में मंदसौर की संधि। इनका वंश कौन था? भोसले वंश जो थी नागपुर से संबंधित था। उनका गायकवाड़ संबंध जो है बड़ौदा गुजरात से था। होलकर जो था इंदौर से था और सिंधिया उज्जैन, यानी पहले उज्जैन था फिर उज्जैन से हट करके क्या पूछा जाता है, सिंधिया ग्वालियर से संबंधित था कि यहाँ के लोग ज़्यादा ग्वालियर के थे। तो आपको कैसा लगा इस चीज़ें और कैसा चला है आपका ये वीडियो, बताइएगा कि कितना समझ में आया। और माइंडकुल मास्टरी माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको आंदोलन पे रहेगा जिसमें किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन शामिल हैं, आपको मिल जाएंगे। और आप जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास उसको पढ़िएगा, उसको डाल दिया गया है। 1857 की क्रांति है, क्योंकि इसके बाद में जो है आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास को पढ़ना चाहिए। उसके बाद भारत का धन का निष्कासन सिद्धांत पढ़ना चाहिए। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़नी चाहिए। 1857 की बाद में हम जो है आंदोलन पढ़ाएंगे। आंदोलन नेक्स्ट वीडियो जो है आंदोलन का रहेगा। इसमें हम बताएंगे कैसे कैसे आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, किसान सभा हुई, मजदूर संघ हुआ और इसके बाद में फिर हम INC पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।